श्री मातृवैश्य युवा मंच पर आपका स्वागत है। कार्यक्रम हम और हमारा के अंतर्गत आज की भेंट वार्ता में हमारी मेहमान है केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी। साथ ही मेरे सहयोगी जयपुर से जो कि आज प्रयागराज है राज्य, मेरे दूसरे सहयोगी हैं उज्जैन से श्री मनीष कुमार बछरवार जी। कार्यक्रम में श्रीमती दीपिका जी का स्वागत है। मैं अब अगली कड़ी में श्री मनीष जी से चाहूँगा कि परिचय दें आप। दीदी नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती दीपिका प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि स्वजनों आप सभी जानते हैं कि वह इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं और एक लंबा कैरियर उनका समाज की सेवा में रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी भी हैं। एक बहुत अच्छी छवि उनकी आगरा शहर में पर्यावरण हितैषी की भी है। तो हम शुरू करेंगे और आदरणीय दीदी से डायरेक्ट जानना चाहेंगे उनका एक जीवन परिचय, जिनमें उनके परिवार का और उनकी एजुकेशन और उनके कार्य व्यवसाय के बारे में। प्लीज दीदी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ आप तीनों अपने बंधुवर भाइयों को और इस श्री युवा मंच को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। और मुझे मनीष भाई और राजेश भाई और राकेश भाई, मैं तीनों का अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ। और अपनी बात को मैं प्रारंभ करती हूँ कि मेरा जीवन परिचय, मैं दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आगरा निवासी हूँ और मेरा जो जन्म है वो आगरा में ही है। और मैंने बावनिया मेरा गोत्र है परिवार मेरे मायके का, और मेरा ससुराल का जो गोत्र है वो पैंगुरिया है। और मेरे सास ससुर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांति देवी गुप्ता मेरे सास ससुर हैं। और जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वो आगरा के प्रतिष्ठित परिवार गुप्ता बस सर्विस लाला राम गुप्ता चंद्रभान गुप्ता, ये मेरे पिताश्री हैं, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में रही हूँ। और मेरे जन्मदाता हैं पूरन देवी गुप्ता और चंद्रभान गुप्ता। लेकिन चूंकि संयुक्त परिवार में थी तो मेरा जो लालन पालन है वो मेरे ज्येष्ठ पिताश्री लाला राम गुप्ता देवी गुप्ता ने किया है। और उन्होंने ही अपनी बेटी के रूप, मुझे दत्तक पुत्री के रूप में मेरे पति डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो एक पेशे से डॉक्टर हैं, और मेरे दो पुत्र कैप्टन गौरव पेंगुरिया और छोटे पुत्र मेरे डॉक्टर सौरभ पेंगुरिया। जो बड़ा जो बेटा है वो वर्तमान में सिंगापुर में निवास कर रहे हैं, साथ में वो कैप्टन है और शहर से करते हैं। और मेरा छोटा बेटा सोनीपत में डॉक्टर है और वो लैप्रोस्कोपी सर्जन है और उनका अपना हॉस्पिटल है रेड क्रॉस हॉस्पिटल सोनीपत। और वो भी अपने परिवार के साथ में वहाँ सेटल है और अभी वर्तमान में आगरा में निवास करती हूँ। मेरा जन्म, मेरा वर्ण सब आगरा में ही है। और मेरी शिक्षा, मैंने BA एजुकेशन मैंने की हुई है भगवती BDN कॉलेज आगरा से। और समाज सेवा की जो मुझे प्रेरणा मिली है वो मेरे पिता, इष्ट पिता लाला राम गुप्ता जी, गुप्ता बस सर्विस वाले, क्योंकि मेरे 7 भाई मैं बहन हूँ, लाडली बहन हूँ। और जो कि उन सब में इतना आया जितना गुण समाज सेवा का मेरे अंदर आया। और मैं राजपुर क्षेत्र में जब ये अपने शाखा सभा जब बनाई थी तो सर्वप्रथम मेरे पिताश्री के जो राम सेवक चाचा जी थे कानपुर से, जब वो अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में ये राजपुर महिला मंडल शाखा सभा बनाई गई थी। तो ये मेरा परिचय है। दीदी, जैसे आपने बताया आपके पिताजी इसमें प्रेरणा स्रोत रहे और प्रेरणा के तौर पर निश्चित तौर पर चूंकि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है समाज सेवा से जुड़ा रहा, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने मातृवैश्य समाज की किन किन पदों पर रहकर
सेवा की, और जो आपका एक स्वरुचि का क्षेत्र है पर्यावरण, उसमें आपने क्या क्या योगदान दिया? मेरा पिताश्री जी जब मेरे को लेकर के आए थे, मेरे 2 पुत्र हो चुके थे जब तक मैं इतनी मतलब वधू के रूप में ही थी, लेकिन मेरी सासू माँ जिन प्रेरणा से मैं इस समाज में आई थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं समाज की सेवा में आ जाऊं। बच्चे मेरे छोटे थे, लेकिन सन 98 की बात है ये। तो मैंने उपमंत्राणी पद पे रह के राजपुर को मैं से अपनी सेवा दी थी। कार्यकारिणी सदस्य बनकर मैंने सेवा दी। मंत्राणी बनी राजपुर महिला मंडल की। मंत्राणी मैं मंडल की भी मंत्राणी उसके बाद में सन 2005 में रही पुष्पा दीदी में। उन्होंने मुझे आगरा मंडल की मंत्राणी बनाया था, और केंद्रीय महिला मंडल की मैं वरिष्ठ उपाध्यक्षा के पद पर रह के मैंने कार्य को संभाला था। और अभी 2012 में मैं महामंत्राणी के पद पर मैं कार्य को संभाला था, समाज में मैं विधि थी। इसके अलावा मैं सहकारी समिति की हूँ, संस्था विकास सर्वोत्तम समिति, जो कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य करती है, तो विद्युत मोक्षधाम को जो मैं प्रमोट करती हूँ, जो रैली निकालती हूँ, मैंने अपने समाज को भी गौरवान्वित किया है। सन 11 से लेकर के लगातार रैलियां निकालती हूँ। आपने देखा हो आगरा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, और जितने भी मेरे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मैंने लाल किले पे सबको आमंत्रित करके हमेशा उनसे फीता कटवाती रही हूँ। और मेरा युवा दल का भी मेरे को बहुत सहयोग रहा है इस कार्य के अंदर। तो मैं परीक्षिका मातृवैश्य राजपुर महिला मंडल की हूँ, और नारी अस्मिता समिति जो रजिस्टर्ड एक संस्था है, जो तो अपने आगरा में बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं सन 2006 से उससे भी जुड़ी हुई, और ट्रस्टी के रूप में मैं मातृवैश्य महासभा केला देवी भवन में ट्रस्टी के रूप में सदस्य हूँ, और ट्रस्टी के रूप में ही मातृवैश्य धाम वृंदावन में हूँ, और ट्रस्टी के रूप में ही मातृवैश्य धाम हरिद्वार में भी हूँ, और सदस्य के रूप में मातृवैश्य महासभा भवन के मैं सदस्य के रूप में हूँ, और वर्तमान में मातृवैश्य अतिथि गृह, उसमें भी मैंने अपने ससुर जी के नाम से एक कमरा बनवाया है, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। तो ये वर्तमान मेरी सभी उपलब्धियां हैं जो मैं समाज को मैं दे रही हूँ। राजेश भाई साहब। जी बहन जी, आपका कार्य, आपने बहुत व्यापक कार्य किए। आपका मैंने पूरा परिचय पढ़ा, मैं समझती हूँ पहले भी आप करे, आपने बहुत व्यापक कार्य किए। आपका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, पर कहीं नहीं हर एक कसक होती है कि आपने इतना कुछ किया, इतना बड़ा हम पेड़ पे काम करे बाद फिर कहीं ना कहीं कोई चीज कमी सी महसूस होती है ना, वो कमी क्या लगती है? राजेश भाई, मुझे तो शायद कोई कमी नहीं लगी, कि क्योंकि मैंने जब भी कोई कार्य करने की ठानी है उसे मैंने पूरा किया है। और चाहे वो परिवार के रूप में भी, अगर मैं परिवार में अपने आई थी 82 में जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर भी अपने माता पिता के साथ अपने सास और परिवार को मैंने बखूबी किया। जब मैं समाज में भी उतरी हूँ, तो मैंने समाज में भी प्रत्येक जो कार्य करना चाहा, मुझे सबका सहयोग मिला है, कार्य को किया है। मुझे कोई कमी ऐसी नहीं लगी है कि मुझे कुछ कमी रह रही है। आप मुझे हिंट दीजिए प्रकार की कमी आपको लग रही है कि मुझे, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं लग रही। मैं कुछ जो कार्य, मेरे तो व्यापक कार्य हैं, और कार्य के रूप में अगर मैं कहूँ, तो जब मैं अध्यक्षा बन के आई थी सर्वप्रथम, तो मैं राजेश भाई आपको एक बात बताऊंगी, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मैंने 2008 में पूरे भारत वर्ष में किया। इस रजिस्टर के अंदर एक खूबी है कि इसके अंदर अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा केंद्रीय महिला मंडल 2017 और 2020, इसी प्रकार मैंने 2 बार चुनाव में मैं आई हूँ, दोनों बार मैंने इसी प्रकार के रजिस्टर अपनी मातृशक्ति को कोरियर से भेजी है जहाँ जाती थी। इसके अंदर मेरी इस प्रार्थना, संकल्प गान, आओ मिलके विचार करें, अपना शांति पाठ। इसके बाद आप ये देखिए कि इसके बाद इस रजिस्टर पे जो मेरे प्रकल्प रहे हैं, मैं उन प्रकल्पों को भी, विद्युत मोक्षधाम को प्रमोट करो, पॉलीथीन हटाओ, जल ही सेवा है, ये इस प्रकार से मैंने अपनी इस प्रकार से ये भी मैंने स्मारका बनाई थी अपने अधिवेशन के समय। इसमें भी आप ये देखिए ध्वज गीत, मेरा अपना समाज का ध्वज गीत, इसके बाद मेरी प्रार्थना, इसमें सारी प्रार्थना मेरी। इसके बाद में आप ये देखिए जल को बचाना है, मुझे मत मारो माँ। मैंने जो संदेश दिए हैं पर्यावरण के, ये संदेश सारे मेरे समाज को दिए हैं।
और विद्युत मोक्षधाम को प्रमोट, जैसे क्या आप जानते हैं एक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार में लगने वाली 5 कुंटल लकड़ी 5 जीवित व्यक्तियों को काट लाई जाती है। मैं हमेशा समाज हित के, मैं देश हित में मैं कार्य को करती रही हूँ और कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि हाँ, मुझे आज जो प्रश्न आपने पूछा कि कमी क्या है, तो मुझे जो कमी रही कि मैं राष्ट्र अध्यक्षा बन करके मैं समाज को जो देना चाहती थी इस पर्यावरण के क्षेत्र में, मैंने पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण की संयोजका बना करके पूरे भारतवर्ष को किया, चाहे वो घास को लेके बांटने का हो, थैलों को लेके बनवाने का हो, चाहे वो पौधों का हो, जो भी हो। मैंने 5,000 वृक्ष का एक संकल्प लेकर के भी पूरे महिला मंडल में कार्य किया, और पूरा दर्पण इस बात को जानता है कि मेरे समाज की मातृशक्ति कितना कार्य पर्यावरण पे करती है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इसको समाज को आगे गौरवान्वित करूं, लेकिन वो मेरा सपना भी अधूरा है। आपने अगर पकड़ लिया मेरी बात को तो मैं कहूंगी ये मेरा सपना भी अधूरा है। मेरा कहने का तात्पर्य वही था, मैं कमी शब्द का प्रयोग कर गया, मैं कसक की बात कर रहा था जी, समाज की समस्या ले कमी लीजिए। से प्रयोग कर गया, वो कसक की बात थी, मैं वही आप बोल रही हैं, आप जो कमी आप लगी। द्वारा फिर बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मेरा एक संकल्प था कि मातृवैश्य समाज को राष्ट्र पुरस्कार दिलाने का पर्यावरण के क्षेत्र में, वो मेरा अभी अधूरा है। जी, तो ये अधूरापन मुझे अभी खलता है, और मैं अगर आगे आती हूँ, रहती हूँ, करती हूँ पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि सन 2014 में जब हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय मोदी जी जब ने शपथ ले रहे थे लाल किले पर, जब वो आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था उसमें वहां पर कि सब लोग अपने घर से निकलो तो कपड़े के थैले साथ लेके निकलो। तो मेरे पास मनीष भाई, आप राकेश भाई, विश्वास मानिए, मातृशक्ति के फोन आए, दीदी आपकी बात मोदी जी के कानों तक कैसे पहुंच गई, मोदी जी के कानों तक क्या? मैंने कहा अभी तो सिर्फ पहुंची है, अभी तो मेरे मातृभाषा की गूंज उनके कानों तक जाएगी और वही मेरे को एक दिन सम्मानित करेंगे। तो मैंने, क्योंकि ये हमारा जो प्रकल्प है, पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, कपड़े के थैले लाओ, स्टील के बर्तनों में लाओ, प्लास्टिक के बर्तनों को नहीं लेकर के आओ, हमने बहुत कार्य हमेशा मैं करती रहती हूँ। तो मेरा एक ये था कि हम लोग किसी प्रकार से भी इतना कार्य को कर जाएं कि हमको मातृवैश्य समाज को भारतवर्ष में एक पर्यावरण के विषय में जाना जाए, समझा जाए, और एक हम पुरस्कार को ग्रहण करें। ये मेरा एक बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ी सराहनीय प्रयास है। मुझे देती है, मेरा समाज देता है, और मुझे अगर लगता है तो इस संकल्प को मैं पूरा अवश्य करूंगी। ये मेरा एक दृढ़ संकल्प है। जी मनीष जी, दीदी जैसा कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं आप पति पत्नी दोनों ही इस समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। तो इसमें सत्य क्या है कि पत्नी के पीछे पति का हाथ होता है या पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है? मैं अगर आपको सत्यता की बात बताऊं तो आपके परिवार के बारे में मतलब क्या ठीक बैठता है? सबसे पहले मैं, आज मेरी सासू माँ नहीं है इस दुनिया में, अभी उनको 10 महीने हुए हैं, उनका पूरा मुझे आशीर्वाद रहता था, और उनका आशीर्वाद ही नहीं, वो मुझे हमेशा विदा भी करती थी कि, लेकिन मेरे आने का इंतजार वो हमेशा करती थी। तो उनका पूर्ण मेरे को आशीर्वाद, मेरी गुरु माँ पुष्पा दीदी ने मेरी उंगली पकड़ी है समाज में, उनका आशीर्वाद मेरे पूरे साथ है। मैं उनके आगे नतमस्तक रहती हूँ, अपनी दीदी माँ के आगे। फिर मेरे पति देव जो कंधे से कंधा मिला के मेरा पूरा सहयोग करते हैं। हाँ, और मेरी सखियां, मेरी जो मैं जिन भी लेना चाहूंगी, रीता अनिल गुप्ता, गीता आजाद गुप्ता और रूपम विशाल गुप्ता, ये मेरी 3 सखियां ऐसी हैं, मेरे दाएं बाएं हैं, पूरा पक्ष। हम चारों कोई भी सलाह करते हैं बिना उसके नहीं करते हैं। इसके बाद मेरे जो साथ में जो मेरे सहयोगी हैं, जिनको मैं नवरत्न कहती हूँ। अभी थोड़ा सा हम आपसे समाज की सबसे बड़ी समस्या है जो चल रही हैं, पारिवारिक विवाद हैं, बढ़ते हुए तलाक हैं, और आजकल समाज में अविवाहित युवा और युवतियों की संख्या पर आपके क्या विचार हैं? ये समस्याओं पर क्या थोड़ा सा क्या कार्य आपने किया और क्या विचार है? राकेश भाई,
ये जो विचार, जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को मेरे केंद्रीय महिला मंडल के अंदर जो आते थे, तलाक के आते थे, चाहे वो शमशाबाद से आए हों, चाहे वो फतेहाबाद से आए हों, चाहे वो फिरोजाबाद से आए हों, चाहे वो आगरा के आए हों। मैंने जो एक एडवोकेट जो अपॉइंटमेंट कर रखी थी, नीरज कोठिया गुप्ता, उनका जो ऑफिस था, उनके पास जो पत्र आते थे उनके पास पहुंचाए जाते थे, वो फिर बुलाती थी, तो कोशिश करी जाती थी कि हम इन विवादों को सुलझाएं अपने स्तर पर, हमारे पास अगर पत्र आया है। दूसरी बात आपने जो कही कि विवाह की, बेटियों की विवाह की बात जो आप कह रहे हैं कि समस्या है, ये एक बहुत जटिल समस्या है कि ये जटिल समस्या इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती, क्योंकि बेटियां बेटे पढ़ लिख करके जो आज परिवारों को छोड़ रही हैं, तो जिस माहौल में रहती हैं उस माहौल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो हम बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी होता ही है, तो इसलिए अपना वो जीवन साथी चुन लेती हैं, जी। उनके साथ जो उनका जो रहता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आज परिवार जो सीमित हो रहे हैं, इसको बड़े हम कहें कि हम राष्ट्र स्तर पर तो उनको लिए हम कुछ कर सकते हैं, और मैंने तो करने का प्रयास भी किया है। लेकिन चूंकि जैसे परिचय सम्मेलन जो होते थे समाज में अविवाहित युवक और युवतियों के, उनका ना होना, क्या थोड़ा इसको बढ़ावा दिया क्या उस चीज़ों ने? उनको बढ़ावा क्यों मिलेगा? उनको परिचय सम्मेलन तो हुआ है, इस कार्यकाल में भी परिचय सम्मेलन हुआ, लेकिन वो एक अलग बात है कि जो उनका रूप बदल गया। परिचय सम्मेलन हमेशा 2 दिन का होना चाहिए, लेकिन इस कार्यकाल में 1 दिन का हुआ, कानपुर में हुआ। नहीं, सिर्फ एक ही परिचय सम्मेलन हो पाया ना कानपुर में, जबकि परिचय सम्मेलन तो कम से कम साल में 2 बार होने चाहिए थे। उसके लिए तो राकेश भाई मैं यही कहूंगी कि परिचय सम्मेलन 2, 3, 4, 5 भी हो सकते थे, लेकिन हम सब आपस में घिर गए। अपने बच्चों की समस्या जो बताई नहीं, इसमें भी हम घिर गए हैं। हमने बच्चों को आजादी दी, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, भी हम घिर गए हैं। इस जो प्रश्न जो आपका कि तलाक हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार अगर परिचय सम्मेलन नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अकेले अगर हम ये कहें कि किसी को दोष दें, तो हम किसी अकेले को दोष नहीं दे सकते। मनीष जी, परिचय सम्मेलन जो संयोजक बनने थे वो संयोजक नहीं बने, छात्रपति के जो संयोजक बनने थे वो संयोजक नहीं बने। जब संयोजक नहीं बने तो क्यों नहीं बने? अब इस मैं बस जगह एक जवाब देना चाहूंगी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष जी आए, उनको लेकर के आए, उनको लेके कौन लाया? हम सब तो लेके नहीं आए। एक बंद कमरे में डिसीजन कुछ महानुभावों का, और अंदर ही जो बात हो गई, तो उसके अंदर अगर सही मायने में मैं कहूँ कि हम लोगों ने अगर शिक्षा ग्रहण करी है केवल 5th क्लास तक, और हम कॉपी चेक कर रहे हैं बैठ करके, कॉपी चेक में की तो कैसे कर लेंगे? तो जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी आए, निसंदेह वो अपने आप को खुद कितनी बार कह चुके हैं कि मैं इसके योगी नहीं था, मैंने बहुत बड़ी की है। तो भैया जी, जो परिचय सम्मेलन नहीं हुए, छात्रवृत्ति के संयोजक नहीं बन पाए, उसके लिए हम सब दोषी हैं। हम किसी को, एक अकेले व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। राजेश भाई साहब, अगला सवाल आप पूछ रहे हैं? निसंदेह दीदी, आपका जो निसंदेह दीदी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है या वो निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो एक तरीके से कुछ लोगों ने समाज के ऊपर थोप दिए। लेकिन ठीक है, हमारी स्वीकृति है, क्योंकि हमें वो मिले, किसी भी तरीके से मिले एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनके सम्मान में जुटे और हम उनका सम्मान के साथ में पूरी व्यवस्थाओं में लग गए। लेकिन एक जैसा उनने स्वीकार भी कर लिया कि साहब मैं इस पद के लिए उपयोगी नहीं था, या मेरे लिए ये पद योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं केवल एक व्यक्ति को अयोग्य ठहरा देना, इसके बाद में उनके पास में कम से कम 100-150 लोगों की टीम होती है, मंत्रिमंडल होता है, तो कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि